Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine and doing well in your life. So जैसा कि हमने टॉपिक स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री, तो कल हमने स्टीरियो केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखा. सो आज नेक्स्ट हम जहाँ पे एंड किया था उसके आगे देखते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. सो जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने यहाँ पे एंड किया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. सो लेट्स स्टार्ट. Geometrical isomerism क्या होता है? Also known as the Cis-trans isomerism, and basically it's the consequence of the special geometry associated with the double bond, okay, which resists rotation about it. This process, which is really a transfer of electron from the pi molecular orbital to p atomic orbital, is associated with high energy requiring about 6 kilocalories per mole energy, okay. सो डबल बॉन्ड में रिस्ट्रिक्शन किस तरह से होती है कि ये जो है ये बहुत ज़्यादा एनर्जी टेकिंग जो है वो प्रोसेस होता है, एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस होता है, ठीक है. दस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर रोटेशन अबाउट अ डबल बॉन्ड इज़ प्रिवेंटेड. ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे जो रोटेशन होती है डबल बॉन्ड के राउंड वो नहीं होती. एंड हैंस द कंपाउंड सच एज दिस वन 2-butene exist is stable isomeric form called the geometric isomers, okay. In one isomer called the cis isomer, as you see here, जब हमारे पास दो मिथाइल ग्रुप सेम साइड पे होंगे डबल बॉन्ड के तो हम उसको कहेंगे कि ये क्या है, सिस आइसोमर है. जब ये जो है वो दोनों जो है वो ऑपोजिट साइड्स पर चले जाएंगे तो हम इसको क्या कहेंगे, ट्रांस आइसोमर. तो यहाँ पे हमें ये बताया गया कि in one isomer called cis isomer, the two methyl groups are on the same side is called the cis isomer, okay. When the two methyl groups are on the opposite side is called the trans isomer, okay. So next हमें बताया गया कि टू कंपाउंड्स आर क्वाइट स्टेबल. ये दोनों जो कंपाउंड्स पीछे आपने देखे वो स्टेबल हैं क्योंकि इंटरकन्वर्जन के लिए इनको बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की ज़रूरत होगी, हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होगी या फिर रेडिएशन की, ओके. सो अब हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को नाम देने के लिए नोमेनक्लेचर उसका जो है वो एक सिस्टम होता है, उसको हम कहते हैं ENZ सिस्टम, ओके. इसी तरह से अगर हम आगे चल के देखेंगे तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए भी एक सिस्टम होता है नोमेनक्लेचर का, उसको हम कहते हैं R&S सिस्टम, ठीक है. तो अब हम देखते हैं कि ENZ सिस्टम क्या है. सो व्हेन देयर आर 3 और 4 डिफरेंट एटम्स, ठीक है, मतलब कि दो सिमिलर एटम्स होंगे वो तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों सेम साइड पे होंगे तो सिस होगा, अपोजिट साइड पे होंगे ट्रांस होगा. अगर मतलब कि कार्बन के अराउंड 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए होंगे तो हम किस तरह से उनको नेम दे सकते हैं, ओके. तो उसके लिए हम कौन सा सिस्टम अप्लाई करते हैं, ENZ सिस्टम, okay. When there are the 3 or 4 different atoms or the groups attached to the carbon atoms of the double bond, it is difficult to assign cis or trans designation, okay. तो ये मुश्किल हो जाता है कि हम cis और trans दें. तो इसके लिए हम कौन सा वो करते हैं, ENZ सिस्टम. इसमें हमारे पास सबसे पहले आप यहाँ पे एग्जांपल देख लें, जैसा कि यहाँ पे 4 ग्रुप्स डिफरेंट अटैच हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ओके. कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड. सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नेम सच सब्सटेंस. इस तरह के जो है वो उसको कहना मुश्किल होता है कि ये सिस कौन सा है, इसमें ट्रांस कौन सा है, ओके. To eliminate this confusion, a more general system for designating configuration about a double bond has been adopted. This method, which is called the ENZ system, is based on the priority system, okay. So basically ENZ system क्या है, priority, मतलब कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इन चारों में से हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप कौन सा है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है या फिर आयोडीन है. इनमें से जो भी होगा हम पहले उसको मतलब कि प्रायोरिटी उसकी पहचानेंगे कि कौन सा इन ग्रुप्स में, चारों ग्रुप्स में प्रायर ग्रुप है, ओके. सो ओके, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, इज़ बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी सिस्टम, ओरिजिनली डेवलप्ड बाय द, ये साइंटिस्ट के नाम दिए गए, कैन, इनगोल्ड एंड प्रीलॉग, फॉर यूज़ विद ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेज, ओके. सो हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, इस पर अप्लाई कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना होता है, असाइन अ प्रायोरिटी नंबर 1 और 2 टू ग्रुप्स ऑन ईच कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड, ओके. सबसे पहले हमने क्या करना है, प्रायोरिटी ग्रुप को नंबर असाइन कर देना है. नेक्स्ट हमने क्या करना है, कंपेयर द प्रायोरिटी ग्रुप और एटम एट 1 कार्बन रिलेटिव टू द अदर, ओके. मतलब कि एक जो है वो प्रायोरिटी, ठीक है, एक प्रायोरिटी मतलब जो ग्रुप की प्रायोरिटी होगी एक कार्बन पे, हम दूसरे कार्बन के साथ उन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है. 4 डिफरेंट कार्बन ग्रुप्स लगे हुए हैं ना दोनों कार्बन्स पे, तो हम एक कार्बन के जो प्रायोरिटी ग्रुप होंगे उनको दूसरे वालों की प्रायोरिटीज़ के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ओके. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, द कॉन्फ़िगरेशन इज़ रिप्रेजेंटेड एज Z एंड E, ठीक है. अगर दोनों इफ़ द बोथ द फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, ठीक है,
मतलब कि दोनों कार्बन्स के हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स जो होंगे वो सेम साइड पे होंगे, तो उसको हम कहेंगे जी कॉन्फ़िगरेशन। ओके, जी को हम कहते हैं ओके ज़ुसैमिन कहते हैं। जी का मतलब क्या होता है? ज़ुसैमिन। ओके, सो अब आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास क्या है। देखें एक मिनट, एज यू सी हियर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सो हमने सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों की जो है वो प्रायोरिटीज़ को हमने मैच करना है। ओके, उसके बाद हमने इनकी प्रायोरिटीज़, इनमें कौन सा हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, ठीक है। ओके, सो हमने क्या करना है, अब देखेंगे अब कि क्या इसका प्रायोरिटी हायर प्रायोरिटी ग्रुप और इसका हायर प्रायोरिटी ग्रुप दोनों सेम साइड पे होंगे, तो क्या होगा, ये क्या होगा, जी होगा। ओके, मतलब टूगेदर। जुसैमिन का मतलब क्या होता है? टुगेदर। ओके, सो इसको हम क्या कहेंगे, जी का नाम देंगे। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। अगर दोनों कार्बन्स के हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे होते हैं, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, ई का नाम देते हैं। ठीक है, इंटैजिन अक्रॉस, यानी कि एक दूसरे के अक्रॉस साइड पे होंगे, एक दूसरे के साथ होंगे तो उसको क्या कहेंगे, जी, और एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे होंगे तो ई। ओके, लाइक सिस एंड ट्रांस। ओके, आई होप सो आप लोगों को यहाँ पे समझ आ गई, मैंने कोशिश तो बहुत की है समझाने की। नेक्स्ट हमारे पास है एटम्स और द ग्रुप्स आर असाइंड प्रायोरिटी बाय द फॉलोइंग रूल्स। अब हमने मतलब कि जो है वो एटम्स को हम प्रायोरिटी कैसे असाइन करेंगे, उसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स आर लिस्टेड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम डायरेक्टली जॉइन टू द कार्बन। ओके, जो कि हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए, हम क्या करते हैं, सबसे पहले जिसका हाई एटॉमिक नंबर होगा उसको नंबर देंगे 1, जिसका फिर उसके बाद होगा 2, जिसका फिर उसके बाद होगा 3 और फिर 4। ओके, हायर प्रायोरिटी इज असाइन टू द एटम्स of the higher ठीक है, higher priority is assigned to the atom directly attached to the carbon atom of the higher atomic number। okay, मतलब जिनका higher atomic number होगा उनकी priority भी high होगी। where two or more the atoms connected to the asymmetric carbon are the same, the atomic number of the second atom determine the order। so इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर दो या उससे ज़्यादा एटम्स जो हैं वो मतलब दो एटम जो हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास सेम है, ठीक है, तो हमारे पास जो सेकंड वाला होगा उसका जो ऑर्डर उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो डिसाइड करेगा कि ऑर्डर क्या होगा। ओके ओके, उसके बाद लिखा हुआ है, इफ़ आइसोटॉप्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर अटैच्ड, द आइसोटॉप विद हायर मास नंबर विल हैव अ हायर प्रायोरिटी। इफ द प्रायोरिटी कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय द रूल, इट इज़ देन डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द नेक्स्ट एटम इन द ग्रुप्स एंड सो ऑन। ठीक है, अगर हमारे पास प्रायोरिटी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे जो हमने रूल्स बताए उसके अकॉर्डिंग, तो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट एटम्स को ग्रुप में जो होंगे उनको कंपेयर करेंगे और फिर हम इस तरह से प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, अ डबली और ट्रिपली बॉन्डेड एटम इज कंसिडर equivalent to 2 or 3 such atoms। ठीक है, thus a carbonyl group is considered as if the carbon has the 2 single bonds to oxygen। सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर होगा तो उसका मतलब ये होगा कि वो जो एटम है ना वो कार्बन के साथ 3 बार अटैच है, 2 बार अटैच है। ओके, जैसा कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, सो इसका मतलब क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ कितनी बार अटैच है, 2 बार अटैच है, इसका ये मतलब है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है, let's consider an example of an alkene in which one of the doubly bonded carbon atom has bromine and iodine and other has the fluorine and chlorine। okay, since iodine has a higher atomic number than bromine। okay, so in ठीक है, अगर हम देखते हैं इन दोनों की साइड पे आयोडीन का नंबर ज़्यादा होगा और इन दोनों की साइड्स पे क्लोरीन का नंबर ज़्यादा होगा। ओके, आई होप यहाँ पे आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। Doubly bonded carbon atom has bromine and iodine and other has the fluorine and chlorine। Iodine has a higher atomic number than bromine, it is assigned higher priority। okay, सबसे पहले हम यहाँ पे किसको प्रायोरिटी दे देंगे, इन दोनों में आयोडीन को। ओके, सिमिलरली क्लोरीन इज ऑफ हायर प्रायोरिटी देन फ्लोरीन, तो हम यहाँ पे किसको नंबर दे देंगे, क्लोरीन को हाई प्रायोरिटी वाला नंबर दे देंगे। ओके, सो अब हम देखेंगे कि आयोडीन और क्लोरीन अगर सेम साइड पे होंगे तो इट्स कॉल्ड द ज़ुसैमिन। ओके, मतलब कि जी सिस्टम होगा, और अगर ये दोनों ऑपोजिट साइड पे होंगे तो इट्स कॉल्ड द ई सिस्टम। दस इट इज़ द ई एंड जी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द टू आइसोमर्स ऑफ द आई ब्रोमो 2 क्लोरो 2 फ्लोरो आई आयोडो इथीन। ओके हो गया। ओके, सो अब हमारे पास कुछ एग्जांपल दी गई हैं ई एंड जी सिस्टम की। ठीक है, जैसा कि हम देखते हैं CH3 इस सेम साइड पे हैं दोनों, मतलब कि अब देखते हैं ना यहाँ पे हम क्या देखेंगे, CH3 और H में देखेंगे किसका हायर प्रायोरिटी ग्रुप आ रहा है, तो CH3 का आ रहा है, इधर भी CH3 का आ रहा है, तो दोनों क्या होंगे, सेम साइड पे होंगे, तो इट्स कॉल्ड द जी।
यहाँ पे हम देखेंगे CH3 ऑपोजिट साइड पे, वहाँ पे सेम साइड पे थे तो Z, यहाँ पे ऑपोजिट साइड पे हैं तो E। ओके, और इसके बाद हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक दिया हुआ है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो दोनों सेम साइड पे होंगे तो क्या होगा, Z होगा। अगर ऑपोजिट साइड पे हो जाएंगे तो E होगा। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास C+N और OH दिया हुआ है, ठीक है, और इधर हमारे पास HC6H5 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम देखेंगे इस साइड पे तो OH है, मतलब उसकी प्रायोरिटी जो है वो ज़्यादा होनी है, ठीक है। C6H5 अब हम देखेंगे कि उसकी सेम साइड पे है या उसकी ऑपोजिट साइड पे है, तो अब यहाँ पे उसकी ऑपोजिट साइड पे आ रहा है, सो इट्स कॉल्ड द E। ओके, सो यहाँ तक हमारा जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म था वो ख़त्म होता है। उसके बाद हमारे पास है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, सो अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने उनकी डेफिनेशन पढ़ ली कि वो क्या होते हैं, ठीक है, और उनको मतलब जो है वो कंपाउंड्स को नेम किस तरह से दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आता है। सर्टेन कंपाउंड्स कैन एग्जिस्ट इन टू स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म्स हुज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स कैन नॉट बी सुपर इम्पोज टू वन अनदर। अगर दो कंपाउंड्स हैं उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे तो हम उसको क्या कहेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहेंगे, और इस फिनोमिना को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, in spite of this difference in the molecular arrangement, the physical properties of such isomer are identical, ठीक है। मतलब कि भले ही उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो होते हैं वो डिफरेंट क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं, लेकिन उनके क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उनके आइडेंटिकल होते हैं, एज दे हैव द सेम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा। सॉल्यूशन ऑफ द सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्लेन पोलराइज्ड लाइट के पाथ में रखेंगे, ठीक है, रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन टू अ सर्टेन फिक्स्ड एंगल, ठीक है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। दिस प्रॉपर्टी ऑफ रोटेटिंग प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज नोन एज द ऑप्टिकल एक्टिविटी, इसको हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। और ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। द सब्सटेंसेस व्हिच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द राइट और क्लॉकवाइज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ओके, ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड पे रोटेट करेंगे उनको हम क्या कहेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी कि क्लॉकवाइज रोटेट करवाएंगे। और अगर जो कुछ कंपाउंड जो होते हैं वो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड पे रोटेट करवाएंगे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तो हम उसको क्या कहेंगे, लीवर रोटेटरी। द सब्सटेंसेस विच डू नॉट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इधर वे आर सेड टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब को किसी भी साइड पे अगर उनको वो मतलब रोटेट नहीं कराते तो हम उसको क्या कहेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव कहते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे कि एनेंशियोमर्स हो गया, डायस्टीरियोमर्स हो गया, तो हम इनको पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं, कायरलिटी क्या होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे एनेंशियोमर्स हैं, ठीक है, आइसोमर्स whose structure differ only in being mirror images of each other and they have identical physical properties except the direction of rotation of polarized light, ठीक है। Such isomers are called the enantiomers and the phenomenon is known as the enantiomerism, ठीक है, ठीक है। ऐसे आइसोमर्स होंगे जिनके अगर हम मिरर इमेजेस बना के देखेंगे तो वो एक दूसरे के मतलब डिफरेंट होंगी, ठीक है, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम होंगी, ठीक है, और उनकी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में जो डायरेक्शन होगी रोटेशन की वो भी डिफरेंट होगी, इनको हम कहते हैं एनेंशियोमर्स। सो ये डेफिनेशन होगी, कुछ पॉइंट्स हैं इसमें कि मिरर इमेजेस क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, और प्लेन पोलराइज्ड लाइट की जो रोटेशन होगी वो भी डिफरेंट होगी। उसके बाद हमारे पास है द एनेंशियोमर्स रिएक्ट एट डिफरेंट रेट्स एंड फॉर्म प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट अमाउंट इन एसिमेट्रिक एनवायरनमेंट, ठीक है, इनके जो रेट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनती हैं, दे हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज़, ठीक है, they act different rates if any one of the reagent, solvent or catalyst is chiral. A substance composed of equimolar amount of a pair of enantiomer is the racemic modification, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कायरलिटी, ठीक है, एक होता है कायरल और एक होता है ए कायरल। कायरल क्या होता है, जब मिरर इमेजेस एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज मतलब कि ना हो रही हो उसको हम क्या कहते हैं, कायरल कहते हैं। और अगर मिरर इमेजेस एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएं तो हम उसको क्या कहते हैं, ए कायरल कहते हैं। ओके, देयर इज क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन कायरलिटी एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड क्वाइट ऑफन द descriptions optically active and chirality are interchangeably. Chirality in the molecule is usually due to the presence of an sp3 carbon atom, ठीक है, with the
with our different groups attached to it. Such a molecule has no plane of symmetry, divides the molecule in such a way that one half of mirror images and exist as a pair of enantiomers. Okay, a chiral carbon is one in which all the four substituents are different. Such three carbon atom is sometimes also referred as asymmetric carbon atom. Okay, सो कायरल कार्बन कौन से होते हैं जिसमें चारों ग्रुप जो हैं वो डिफरेंट होंगे. ओके, ठीक है. सो अब यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं इनएंशियोमर्स की और जो नॉन इनएंशियोमर्स हैं. ठीक है, अगर ये देखें, ये जो है ये वाला फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मॉलिक्यूल है. अगर हम इसका मिरर इमेज देखें, ठीक है, तो ये एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पॉसिबल है. इसका मतलब है कि ये क्या है, एक तो इसमें इनमें कायरलिटी भी है, कायरलिटी है तो ये क्या है, इनएंशियोमर्स भी हैं. नीचे वाला अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा उसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाता है. और अगर सुपर इम्पोज हो जाता है तो ये एनेंशियोमर नहीं होगा और ये क्या होगा, ए कायरल होगा. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है द कायरल सेंटर, यानी कि कार्बन एटम टू विच 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड इज कॉल्ड द कायरल सेंटर. Many but not all the molecules that contain a chiral center are chiral. Many but not all chiral molecules contain a chiral center. Okay, इसका क्या मतलब है अब, ठीक है, इनका इसका मतलब ये है कि बहुत सारे तो नहीं लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके पास कायरल सेंटर होता है और वो कायरल होते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि कायरल नहीं होते लेकिन फिर भी उनके पास कायरल सेंटर होता है. ठीक है, देयर आर द मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन कायरल सेंटर्स येट आर कायरल, achiral. Such achiral molecules always contain more than one chiral centers. If there are only one chiral center in a molecule, we can be certain that molecule is chiral. Okay, अगर हमारे पास is only one chiral center in a molecule, we can be certain that the molecule is chiral. Okay, एक भी chiral center होता है तो हम उसको molecule को chiral कहते हैं. There are chiral molecules that contain no chiral center. कुछ molecules अब ऐसे हैं जो कि इनके पास chiral center जो होता है वो नहीं होता. ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है डायस्टीरियोमर्स. इनएंशियोमर्स पढ़ लिया, कायरलिटी पढ़ लिया. सो नाउ डायस्टीरियोमर्स. डायस्टीरियोमर्स क्या होता है, ऐसा स्टीरियो आइसोमर जो कि मतलब कि उनकी मिरर इमेजेस नहीं होते. ठीक है, उनको डायस्टीरियोमर्स कहते हैं. इनएंशियोमर्स क्या था, मिरर इमेजेस होते हैं लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं. ओके, डायस्टीरियोमर्स क्या है कि एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते. ओके, जैसे कि हमारे पास 2-chloro-3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डायोइक एसिड की एग्जांपल दी हुई है. इनके के पास क्या है, 2 कायरल सेंटर्स होते हैं, कायरल कार्बन एटम्स होते हैं, तो इनकी 4 स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म बन सकती हैं. ओके, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 1, 2, 3, 4 की फॉर्म में दिखाया हुआ है. सबसे पहले हमारे पास ये देखें, ये 2 कायरल सेंटर्स हैं हमारे पास. ओके, सो ये जो है हमारे पास 2 कायरल सेंटर्स हैं तो हम इसके 4 मॉलिक्यूल बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे COOH यहाँ पे आ जाएगा, OH इधर, देन OH इधर, या देन Cl इधर एंड देन H इधर. ओके, सो नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, दोनों H इस साइड पे आ जाएंगे और ये दोनों चीज़ें इस साइड पे आ जाएंगी. नेक्स्ट में हमने क्या किया हुआ है, नेक्स्ट में हमने ऊपर वाला सेम यहाँ पे रखा है और नीचे वाले की पोजीशन जो है वो उलट कर दी है, और नेक्स्ट में हमने ऊपर वाले की पोजीशन, इस तरह से हमने 4 स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं. ओके, सो वो कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स 1 and 2 इज़ अ डायस्टीरियोमर 3 and 4. ठीक है, अगर हम देखें 1 and 2 को तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है. ठीक है, तो ये क्या हुए, डायस्टीरियोमर्स हो गए. 3 और 4 को देखते हैं तो ये भी डायस्टीरियोमर्स हैं. अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे 1 and 3 को, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो इसका मतलब है 1 and 3 क्या हो सकते हैं, इनएंशियोमर्स हो सकते हैं. या ओके, मतलब मिरर इमेजेस हैं लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, तो 1 and 3 क्या हुए, enantiomers हुए. ठीक है, लेकिन 1 and 2 and 3 and 4 क्या हुए, डायस्टीरियोमर्स. ओके, diastereomers are stereoisomers that are not enantiomers and they have the same configuration at one chiral center but different configuration at the other. Okay, diastereomers क्या होते हैं, वो enantiomers नहीं होते. ठीक है, उनकी एक chiral center पे same configuration और दूसरी पे different होती है. And diastereomers have different physical properties and similar but not identical chemical properties, having different boiling points, melting points, refractive indexes, solubilities, densities, molecular shape and polarity. They can be separated from each other by fractional distillation, fractional crystallization, chromatography, etc. Okay, so हमारे पास एक और एग्जांपल दी हुई है जिसमें हमारे पास कायरल सेंटर्स क्या हैं, डिसिमिलर्स हैं. ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 2 4 कार्बन शुगर्स दिखाई गई, एरिथ्रोज एंड थ्रोज.
सबसे पहले हमारे पास नेगेटिव एरिथ्रोस, फिर पॉजिटिव एरिथ्रोस, जैसे कि आप देख रहे हैं नेगेटिव थीरोस एंड पॉजिटिव थीरोस। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिफरेंस क्या देखेंगे कि अब हमारे पास ये देखें दो कायरल सेंटर्स हैं, दो कायरल सेंटर्स पे हाइड्रोजन कॉमन है दोनों में और OH भी कॉमन है। ठीक है, अगर ये दोनों सेम साइड पे होंगे तो हम इसको प्रीफिक्स का नाम देंगे एरिथ्रो का, और अगर ये दोनों अपोजिट साइड पे आ जाएंगे तो हम इसको नाम देंगे थीरोस का। ओके, यहाँ पे ये बात बताई गई है। ठीक हो गया। The erythroblastoma is one in which the two like groups on the chiral atom are on the same side. ठीक है, is the Fischer production। इसको हम क्या कहते हैं, Fischer production भी कहते हैं। एरिथ्रो नाम दिया जाता है, एरिथ्रोफॉर्म कहा जाता है, और यहाँ पे थीरियोफॉर्म कहा जाता है। ठीक है, सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। सो नेक्स्ट हम यहाँ इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का नोमेनक्लेचर देखेंगे। ठीक है, होप यू लाइक माय वीडियो। अगर आपको कुछ भी समझ आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई और टॉपिक मुझसे समझना हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, बिकॉज स्प्रेडिंग नॉलेज इज़ अ ग्रेट वर्शिप। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।